हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग एमसीक्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो एमसीक्यूज़ है जो बच्चों को इसमें ज़्यादा डाउट रहता है या ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो कौन सा चैप्टर है ये जो गिवन चैप्टर है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो हम लोग अपना एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि एब्डोमिनल मसल्स विच प्ले रोल इन ब्रीदिंग मेनली ड्यूरिंग। तो एब्डोमिनल मसल्स का जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, एब्डोमिनल मसल्स का जो रोल होता है इट इज़ ऑलवेज इन द एक्सपिरेशन। ये एक्सपिरेशन में इनका रोल होता है। यस सर। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन में भी ये रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कस किया गया है जो हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ पे इज़ कॉल्ड एज अ मेनली। तो मेनली जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है। तो आंसर आएगा फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन क्या होता है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें आपका जो एब्डोमिनल मसल्स होता है, आपका जो एब्डोमिनल मसल्स होता है वो सुपर्बली तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फोर्स करता है कि डायफ्राम रिलैक्स हो। यस सर, ज़्यादा रिलैक्स हो। यस सर। अगर आपका डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा वो नोज से बाहर जाएगा। यस सर। तो एब्डोमिनल मसल्स का जो मेन रोल होता है इट इज़ ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। दैट बिकम द करेक्ट आंसर। अब हम लोग जाते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप सभी को मालूम है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन की क्या क्या खास बात होती है। नॉर्मल एक्सपिरेशन की जो पहली खास बात होती है कि एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। यस सर। कंपेयर टू इंस्पिरेशन जो एक्टिव प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट दिया हुआ है इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। यस सर। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है? क्योंकि इंस्पिरेशन एक्टिव होता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्टिव होता है एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन पैसिव होता है। लेकिन अगर आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि आप उसमें एब्डोमिनल मसल्स यूज़ करते हैं। आपने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा। यस सर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो आपको समझ में आ गया। तीसरे स्टेटमेंट को फोकस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक्सपिरेशन होता है तो एक्सपिरेशन में क्या होता है, हमारी थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि हमारा जो डायफ्राम होता है ये डायफ्राम हमारा रिलैक्स होता है। जब ये रिलैक्स होता है तो थोरैसिक जो वॉल्यूम होगा थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होगा। और जब ये डिक्रीज़ होगा तो जो पल्मोनरी प्रेशर है, यस सर, पल्मोनरी एयर प्रेशर, ये जो पल्मोनरी एयर प्रेशर है ये क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और जब ये इंक्रीज़ होगा तो एक्सपिरेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस, बट एक्चुअली में ये थोरैसिक कैविटी डिक्रीज़ होती है। चौथे डी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। डी स्टेटमेंट बोल रहा है कि लोअर एंड ऑफ लंग्स आर पुल्ड डाउनवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। बिल्कुल गलत है। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, डायफ्राम का रिलैक्सेशन होता है। तो ये बात भी आप समझ लो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो डायफ्राम है ये हमेशा रिलैक्स होता है।
यस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पक्का पता चल गया आपको। इसीलिए जो ऑप्शन सही है वो ए स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर आएगा ओनली ए। सो योर फाइनल आंसर विल बी 3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं तो अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स कवरिंग कॉजिंग सीवियर चेस्ट पेन। यस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट की वर्ड है जो आपको समझना है वो है लंग्स कवरिंग। जी, लंग्स की जो कवरिंग है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आपको प्लूरा पता ही होगा, हेमरे, आपको प्लूरा तो पता ही होगा। प्लूरल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन को आउटर पैराइटल होता है और इनर विस्ट्रल होता है। आप लेक्चर नोट्स देख सकते हैं। यस, आउटर लेयर पैराइटल होता है, इनर लेयर विस्ट्रल होता है। तो जब आपके प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन होता है या देयर इज़ अ इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो बच्चों, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूराइटिस या लंग्स की जो कवरिंग है, अगर उसमें ऐसा होगा तो जो आंसर होगा वो प्लूराइसी होगा। प्लूराइसी में दे विल बी शार्प चेस्ट पेन। इज दैट क्लियर? शार्प चेस्ट पेन होना चालू हो जाएगा। यस सर। बाकी के ऑप्शन भी यहाँ पे हैं। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लेस ऑक्सीजन, एस5। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लेस ऑक्सीजन। यस सर। एसफाइक्सिया का मतलब होता है कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है। सडनली आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो कंटेंट है वो बढ़ गया है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। एम्फाइसेमा का मतलब ये होता है कि आपका जो अल्वेलाई होता है, अल्वेलाई में ये जो सेप्टा होता है, ये सेप्टा डिस्ट्रॉय हो गया है। तो आपका अल्वेलाई अब विदाउट सेप्टा या इसमें लेस सेप्टा होता है और हाइपर इन्फ्लेटेड होता है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब ज़्यादा फूक जाता है आपका अल्वेलाई, इसलिए हम इसको एम्फाइसेमा बोलते हैं। स्मोकिंग की वजह से ये होता है। तो आपका आंसर करेक्ट है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स कवरिंग हमेशा प्लूराइटिस होगा, इसमें शार्प चेस्ट पेन होगा और ये आप याद रख लीजिएगा। जैसे इन्फ्लेमेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। यस सर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ भोर इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ। यस सर। भोर इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ। भोर इफेक्ट किसका इफेक्ट है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये आपका कीवर्ड है। भोर इफेक्ट किसका इफेक्ट है? तो अब भोर इफेक्ट होता क्या है? तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि भोर इफेक्ट होता क्या है। आपको पता होना चाहिए एट द टिश्यू लेवल, टिश्यू के लेवल पे जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू के लेवल पे आता है, तो टिश्यू के लेवल पे CO2 हाई होता है और ये CO2 वाटर से रिएक्ट होता है और जब ये वाटर से रिएक्ट होता है तो ये H2CO3 बनाता है। ये H2CO3 H+ और HCO3 में डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होना मतलब सेपरेट होना। एक बार फिर से सुनिए, टिश्यू के लेवल पे जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग से होते हुए टिश्यू की तरफ आता है तो टिश्यू के लेवल पे ये जो CO2 है ये गैस बढ़ गया है क्योंकि टिश्यू एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है और ये CO2
वाटर से रिएक्ट होता है, ये H2CO3 फॉर्म करता है। अब ये H2CO3 H प्लस और HCO3 में डिवाइड हो जाता है। अब बेसिकली होता क्या है एग्जैक्टली आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ये हाइड्रोजन, ये हीमोग्लोबिन इस हाइड्रोजन से रिएक्ट होना चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि HHB बनता है। HHB एक बफर है, ये बफर की तरह काम करता है। इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है फिर ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यस, इट लीव ऑक्सीजन। और जब ये ऑक्सीजन छूट जाता है तो ये टिश्यू के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बोर इफेक्ट? तो बोर इफेक्ट बेसिकली है क्या? बोर इफेक्ट इज़ अ इफेक्ट ऑफ, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब ये CO2 बढ़ता है, जब ये CO2 बढ़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे क्या इफेक्ट आता है, इसको ये स्टडी करता है, बोर इफेक्ट। और ये इफेक्ट हमेशा टिश्यू लेवल पे आता है, क्योंकि टिश्यू लेवल पे CO2 ज़्यादा हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को छोड़ देगा ताकि ये ऑक्सीजन टिश्यू से कंबाइन हो सके। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो इसका आंसर लिखते हैं वो ऑप्शन नंबर 3 लिखते हैं। यस सर, CO2 ऑन हीमोग्लोबिन। CO2 ऑन हीमोग्लोबिन नहीं है, CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो चीज़ आ रही है अल्वियोलाई से, लंग से, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना कि हीमोग्लोबिन। यस सर, सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी। या तो आपको बोर इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बोर इफेक्ट वो इफेक्ट कहलाता है जो टिश्यू के लेवल पे पाया जाता है। इस इफेक्ट में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, और जब CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ जाता है, और ऑक्सीजन को जैसे ही ऑक्सीजन छूट जाता है ये ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाता है। तो CO2 और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये दो इफेक्ट को स्टडी करता है, इसलिए आंसर होगा CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 ये बोलता है, व्हाट वुड हैपन इफ़ द ह्यूमन ब्लड बिकम एसिडिक? इंसान का ब्लड एसिडिक होगा तो फिर क्या इफेक्ट आएगा? यस सर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यस सर, है ना? तो जरा समझते हैं हम इसको, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। यस सर, तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर pH लो हो जाएगा या ब्लड का जो pH है वो लो हो जाएगा या वो एसिडिक होगा। तो आप समझिए कि ब्लड हमारा एसिडिक कब होगा? जब हमारे ब्लड में CO2 लेवल बढ़ेगा। यस सर, CO2 इंक्रीज़ होगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि CO2 लेवल क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि एट द टिश्यू लेवल ये इंक्रीज़ होगा। क्यों भाई? टिश्यू के लेवल पे ये इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि टिश्यू सेल से बना हुआ है और सेल्स रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन पता ही है आपको। तो रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज़ होता है, और जैसे ये CO2 बाहर आता है ये CO2 वाटर से रिएक्ट करता है। जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H2CO3 बनाता है, विच इज़ नथिंग बट द कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये डिसोसिएट होता है, ये बनाता है H प्लस एंड HCO3 माइनस बनाता है। अब ये जो H प्लस है ये H प्लस बढ़ेगा अगर CO2 बढ़ेगा। अगर ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये फैक्टर भी बढ़ेगा, और जब ये फैक्टर बढ़ेगा तो जो pH है वो लो हो जाएगा। क्यों लो हो जाएगा? क्योंकि अच्छे से समझ लो कि हाइड्रोजन आयन और pH के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिश्ता होता है। यस सर, इज दैट क्लियर? pH और हाइड्रोजन आयन में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिश्ता होता है।
ये रिलेशनशिप आप अच्छे से समझ लो और इसको आप अच्छे से लिख लो। यस सर। अब हमको सवाल पूछना है कि ऐसे कौन से बेस्ट ऑप्शन है जो हमारे आंसर होंगे। क्या WBC काउंटिंग इंक्रीज होगा? नो, WBC का कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता है। RBC काउंटिंग डिक्रीज होगा? RBC पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस, तो क्या हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब CO2 लेवल बढ़ेगा, CO2 लेवल बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, और हाइड्रोजन बढ़ेगा तो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा हुआ था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हाइड्रोजन आयन बढ़ता है तो ये दोनों रिएक्ट होते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, प्लस HHB बनता है। दिस इज़ नथिंग बट द बफर। अभी मैंने ये लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया हुआ था। जिस बच्चे को भी ये दोनों क्वेश्चन डाउट है उसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये हीमोग्लोबिनिक एसिड है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस, क्योंकि ये ऑक्सीजन अब किसको जाएगा? टिश्यू को जाएगा। अब टिश्यू इससे रेस्पिरेशन करेगा। यस सर। इसलिए द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बिकम द करेक्ट आंसर। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर जी। तो ये मैंने आपको 54 बता दिया है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेज द P50 वैल्यू एंड शिफ्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। अब इसमें कौन कौन से कीवर्ड है, ज़रा आप वो सारे कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लो। पहला कीवर्ड्स है यहाँ पे कि सबसे पहले बच्चों को डाउट होता है कि ये P50 क्या है, P50 वैल्यू क्या होती है, और ये डिसोसिएशन कर्व राइट में जा रहा है, ये बात पता होनी चाहिए। तो आपने हम लोगों का ये ग्राफ अंडरस्टैंड किया हुआ है, आपके पास ये लेक्चर नोट्स है, ये पिक उसी लेक्चर नोट्स का कॉपी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है ये शिफ्ट टू राइट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट टू राइट। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई भी ग्राफ शिफ्ट टू राइट हो रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि P50 क्या होता है। यस तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि P50 क्या होता है। तो P50 क्या होता है? इट इज़ द पार्शियल प्रेशर एट विच हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज़ 50% इज सैचुरेटेड। 50% सैचुरेटेड। तो आप इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ को देखिए, ये 20% सैचुरेशन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लिया हुआ है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन। तो ये रहा 50%, ठीक है, 50%। सो 50% पे पार्शियल प्रेशर कितना है? 25 है, करेक्ट है। सो आप देख सकते हैं कि 25 पे पार्शियल प्रेशर 25 mmHg पे पार्शियल प्रेशर कितना आता है? 50 आता है। सो हमने यही लिखा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर एट विच हीमोग्लोबिन सा 50% सैचुरेटेड, मतलब आपके बॉडी में जितना भी हीमोग्लोबिन है उसमें से 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड हो गए। यस सर। तो अगर ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि P50 बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है? P50 बढ़ गया है मतलब अब ज़्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए। फिलहाल ये 25 था, अब ये 40 चाहिए टू रीच टू द 50% पहुँचने के लिए। इसका मतलब ये ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, ये जो P50 की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। इज़ दैट क्लियर?
इसलिए ये लोग रेस के बारे में बात कर रहे हैं, इंक्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ग्राफ हमारा शिफ्ट टू राइट होगा। तो आपका क्वेश्चन आसान हो गया। आपको खाली ये पता लगाना है कि ये तीनों फैक्टर में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ग्राफ को शिफ्ट टू राइट करते हैं, शिफ्ट टू राइट। यस। तो चलो बात करते हैं। राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यस, आप अपना नोट्स रेफर कीजिए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा तो ग्राफ शिफ्ट टू राइट होगा, मतलब उसका ऑक्सीजन कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन है वो डिक्रीज होगा, डिसोसिएशन होना चालू होगा। अब दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? फॉल इन टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ राइट में तभी शिफ्ट होगा जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज बॉडी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है राइज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्वियसली हमने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा कि जब CO2 लेवल बढ़ेगा तो ये वाटर से कंबाइन होगा, ये H2CO3 देगा, और हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, ये डिसोसिएट होने के बाद HCO3 माइनस भी देगा। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ग्राफ हमेशा राइट में शिफ्ट टू राइट होगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी सही है, पहला पॉइंट भी सही है, बट ये पॉइंट उल्टा हो गया क्योंकि फॉल की जगह पे क्या होना चाहिए था? फॉल की जगह पे इंक्रीज़ होना चाहिए था, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें आंसर आएगा 1 और 3, जो कि सही स्टेटमेंट है। तो थर्ड विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थर्ड बिकम द करेक्ट आंसर, है ना? तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? बाइकार्बोनेट आयंस आर जनरेटेड इन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप सभी को पता होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट होता क्या है। बाइकार्बोनेट होता है HCO3 माइनस। ये कहाँ पे जनरेट होगा? तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका RBC है। यस सर, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज़ योर RBC। और RBC के अंदर जब CO2 कंबाइन होता है वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, यस, तो ये बनाता है H2CO3 और फिर ये डिसोसिएट होता है H प्लस एंड HCO3 माइनस। यस, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाहर जाएगा अब। यस, इसलिए हम लोग बोलते हैं RBC इज़ द सोर्स, RBC इज़ जनरेटेड, दिस बाइकार्बोनेट इज़ गोइंग टू बी जनरेटेड बाय द RBC। इसलिए करेक्ट आंसर होगा RBC, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। अब हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की तरफ रेस्पिरेशन के वक्त प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने वाला कौन सा ऑर्गन है? यस सर। अब सबसे पहले हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि ये ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब कुछ भी होता है। ग्रेडियंट का मतलब अगर लो टू हाई भी ग्रेडियंट है, और अगर कोई चीज़ हाई टू लो आ रही है तो वो भी ग्रेडियंट है। अभी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर कोई भी चीज़ हमेशा नीचे से ऊपर जाएगी तो उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। बिल्कुल गलत है। ग्रेडियंट दोनों हो सकता है, नीचे से ऊपर गया, लो टू हाई गया तो वो भी ग्रेडियंट है, और ऊपर से नीचे आया देन ऑल्सो इट इज़ अ ग्रेडियंट। पक्का? सो ग्रेडियंट का मतलब होता है ऑर्डरली या सिक्वेंसली डिक्रीज होना या इंक्रीज होना। ऑर्डरली डिक्रीज होना या ऑर्डरली इंक्रीज होना, इसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना? तो प्रेशर ग्रेडियंट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कब होगा? हेल्प इन जनरेशन। डायफ्राम जनरेट कर सकता है। यस, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है, तो डायफ्राम कर सकता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हुआ तो लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है। डायफ्राम के बारे में भी हम ऐसा ही बोलते हैं,
अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा डायफ्राम, तो हमारा जो थोरैसिक वॉल्यूम है, ये थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और एयर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो ये चीज़, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी ये चीज़ पाई जाती है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर 4, दैट इज़ ऑल द अबव। यस, आई थिंक इसमें आपको समझना था कि ये जो ग्रेडियंट होता है इसका मतलब क्या होता है, और ये तीनों फैक्टर का रोल होता है ग्रेडियंट को सेट करने के लिए। जी, क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस सर, कंडक्टिंग फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। अब ये सबसे पहले हर एक बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। पता चला आपको कंडक्टिंग पार्ट ही नहीं पता है तो फिर आपको कैसे समझेगा क्वेश्चन। कंडक्टिंग पार्ट वो पार्ट होता है जो एयर को कंडक्ट करता है। यस सर, तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? इसमें आपका नोज़ आता है। जी सर। इसके अंदर आपका फेरिंग्स आता है। बिल्कुल सर। इसमें आपका लैरिंग्स आएगा। जी सर। इसमें आपका ट्रैकिया आएगा। एब्सोल्युटली सर। इसमें आपका ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकस। जी सर। इसके अंदर आपका ब्रोंक्यूल्स भी आएंगे। एब्सोल्युटली सर। और ब्रोंक्यूल्स के बाद सीधा वो अल्वियोलाई में आ जाएगा। तो अल्वियोलाई कंडक्टिंग पार्ट नहीं है। अल्वियोलाई वो पार्ट है जो गैस को एक्सचेंज करेगा, राइट। सो ये जो सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा सवाल है कि कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है। यस सर। तो कंडक्टिंग पार्ट ऑलवेज क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर टू अल्वियोलाई। जी सर। इस समय एटमॉस्फेरिक एयर बाहर है और उसको अल्वियोलाई तक लाने का काम करेगा। जी सर। सो ये फर्स्ट पॉइंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट है। देन सेकेंड पॉइंट, इट क्लियर द एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। ऑब्वियसली आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके नोज़ में हेयर है ना। अब ये जो हेयर है देन आपके नोज़ में हेयर है एंड देन देयर इज़ म्यूकस। आपको पता होगा म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट है और ये सब फिल्टर करते हैं, है ना। जो हवा आती है उसको फिल्टर करते हैं और ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, यस, उनको स्टेबलाइज करते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। ह्यूमिफाइज द एयर, ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। यस सर। तो आपका जो नेसल कैविटी होता है, नेसल कैविटी ये ग्लैंडुलर होता है और मतलब यहाँ पे म्यूकस होगा। यस, तो वो हवा को मॉइस्चर करेगा। देन ये वेस्कुलर भी होता है। वेस्कुलर का मतलब होता है इट इज़ प्रोवाइडेड विद द ब्लड। तो फिर होगा क्या कि ये इसको वार्म अप करेगा, हवा को वार्म अप करेगा। अगर ठंडी है तो उसको वार्म अप करेगा, अगर गर्मी का मौसम है तो उसको कूल करेगा, तो उसको एयर को कंडीशन करेगा। यस, तो ये सारे पॉइंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो फाइन, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेन फंक्शन ऑफ एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सचेंज पार्ट यहाँ पे कीवर्ड है। हर क्वेश्चन में आप कीवर्ड को समझते जाओ। जी यस सर। तो यहाँ पे एक्सचेंज पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक्सचेंज पार्ट है उसका मेन फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ये समझना होगा कि एक्सचेंज पार्ट वो पार्ट कहलाता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 हो जाता है। तो आपको तो पता ही है ये कहाँ पे होता है, ये अल्वियोलाई पे होता है। यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो बाहर जाएगा और CO2 है वो अंदर आएगा और ये काम बस डिफ्यूजन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगा। यस सर। तो ज़रा हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर टू अल्वियोलाई।
तो एक्सचेंज करना अल्वियोलाई का काम नहीं होता है कि ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है ब्लड का, इसलिए ब्लड को ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड या सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहते हैं। यस, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, आरबीसी रहता है, प्लाज्मा रहता है, और ये लोग ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है, अल्वियोलाई का फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा, क्लियर एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ऑब्वियसली अल्वियोलाई का काम नहीं है कि फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करना, ये तो कंडक्टिंग पार्ट का है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि कंडक्टिंग पार्ट वो पार्ट कहलाता है जो भी हवा नाक से आता है उसको ये फिल्टर कर जाता है, उसको वार्म अप कर देता है, कंडीशन कर देता है। यस, तो क्लियर एटमॉस्फेरिक एयर ये अल्वियोलाई का फंक्शन नहीं है, या एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ह्यूमिफाइज ये भी नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 ये तो मैंने यहाँ पे बता के ही दिया हुआ है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड ब्लड, एंड दिस विल बिकम द करेक्ट आंसर। ये आपका सही आंसर है, और इसलिए हम इसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं बच्चों। यस सर, आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, सपोर्ट करने वाले थे, है ना। हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, एक्टिवेशन ऑफ प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज इनटू कार्बोक्सी पेप्टिडेज इज ब्रॉट अबाउट बाय एंट्रोकाइनेज, एक्सोपेप्टिडेज, एंडोपेप्टिडेज एंड ट्रिप्सिन। यस सर, तो आपको बच्चों समझ में आ जाना चाहिए एक बात जो मैंने आपको बताई है कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये जो कंपाउंड है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज फॉर्म में रहता है। इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये इसका एक्टिव फॉर्म है। यस सर, तो एंट्रोकाइनेज क्या करता है बच्चों? एंट्रोकाइनेज जो होता है ये ट्रिप्सिनोजन, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एंट्रोकाइनेज करता है। लेकिन जब एक बार ट्रिप्सिन बन गया बच्चों, एक बार ट्रिप्सिन बन गया, तो अब ये ट्रिप्सिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कन्वर्ट करे कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में ये इसको कन्वर्ट करे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यस सर, तो करेक्ट आंसर जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का होगा वो होगा ट्रिप्सिन, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज करने के लिए हमेशा ट्रिप्सिन की ज़रूरत होती है, और ये ट्रिप्सिन आपका ऑप्शन नंबर 4 है। दैट्स वाई इट बिकम द करेक्ट आंसर। यस सर, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ़ द ब्लड डज नॉट डिलीवर एडिक्वेट ऑक्सीजन, अगर ब्लड सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, डज नॉट डिलीवर एडिक्वेट ऑक्सीजन टू द टिश्यू, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोक्सिया। मतलब हाइपोक्सिया वो कंडीशन कहलाता है जिसमें टिश्यू को यस लेस ऑक्सीजन सप्लाई होता है। अब आप जो बाकी के वर्ड है उसका भी मीनिंग सीख लो। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन या आरबीसी। या तो अगर आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन इज द मेन आंसर है। यस सर। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? एनोरेक्सिया का मतलब ये होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब आपको भूख नहीं लगती। एपेटाइट का मतलब होता है आपको भूख न लगना। यस सर। तो एपेटाइट का मतलब होता है भूख, तो एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख गायब हो गई। यस सर। हाइपोपनिया, हाइपो का मतलब हमेशा बायोलॉजी में लेस होता है। यस सर। तो हाइपोपनिया ये पूरे वर्ड का मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल या स्लो ब्रीदिंग।
एबनॉर्मल या स्लो ब्रीदिंग को हम लोग ये चीज़ बोलते हैं। यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइपोक्सिया। जी, आई थिंक आपको समझ में आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर है ना। हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पे है। यस, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पे है। जरा हम लोग फोकस करते हैं, क्वेश्चन क्या है। विच डिराइव्ड मोनोसैकेराइड कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जरा हम इसको देख लेते हैं। यस सर, ये है बैक्टीरिया बच्चों। ये जो बैक्टीरिया होता है इसके पास सेल वॉल होता है, अच्छी बात है। बैक्टीरिया का सेल वॉल एक केमिकल से बना होता है जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। जी, पेप्टिडोग्लाइकेन हम इसको बोलते हैं। यस सर, अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ये दो शुगर से बना होता है। एक को हम बोलते हैं नाम और दूसरे को हम बोलते हैं नाग। एक को हम बोलते हैं नाम, दूसरे को हम बोलते हैं नाग। तो आपको समझ में आना चाहिए कि नाम का फुल फॉर्म क्या है। एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड, और नाक का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, मुझे तो समझ में आ रहा है। यस सर, तो आपको आंसर तो मिल गया होगा अभी, है ना। नाग इज़ नथिंग बट दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें से ऐसा कौन सा डिराइव्ड मोनोसैकेराइड है जो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है। तो आंसर आएगा नाग। जी, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर इज़ नथिंग बट द नाग। अब आप ये भी समझ लो कि ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये भी एक मॉडिफाइड शुगर है, पेंटोस शुगर है। मैनिटॉल ये अल्कोहल है, अल्कोहल शुगर है। एस्कॉर्बिक एसिड ये एसिड शुगर है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर्स में, हमारे वीडियो में, बायोमोलिक्यूल्स का जो वीडियो है उसमें हमने आपको बता के रखी हुई है। जी, तो आई थिंक आंसर क्लियर है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड के ऊपर, लेकिन फोकस कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड नहीं है। मतलब आपको फोकस करना है यहाँ पे नहीं वर्ड पे, नो वर्ड पे फोकस करना है। जी, तो स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, इनुलिन भी स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोजन भी स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, लेकिन ये जो सेलुलोज है वो एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है। यस सर, ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है मतलब ये प्लांट सेल वॉल फॉर्म करता है। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी सेलुलोज। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। इज दैट क्लियर। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट, तो ये सारे कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, पूरे बायोस्फीयर का होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर सेलुलोज है। आई थिंक बहुत ही कॉमन आंसर है, सेलुलोज इज़ द करेक्ट आंसर। सेलुलोज हमारे प्लैनेट का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। यस सर, बाकी का भी समझ लो। स्टार्च इज़ ए स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। ये जो स्टार्च है वो एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है।
काइटिन एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स है। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। यस, लेकिन ये जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल में होता है या बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, और स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। यस, तो यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं। आप अपने डाउट क्लियर कीजिए, आप अपना मार्क्स चेक कीजिए, और आप हमारे ग्रुप में आप अपने मार्क्स को अपडेट कीजिए। या गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।